टाइम पे हो नहीं पाता उतना, और इसकी वजह से पेन जो होता है वो आपका किस टाइम पे मिलेगा, एक्सर्शन पे। यहाँ पे पेन जो होता है वो रेस्ट के टाइम पे स्टार्ट होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि अगर यहाँ पे जो पेन होता है वो एक्सर्शन के टाइम पे शुरू होता है तो वो तब बंद नहीं होता है जब आपने एक्सर्शन करना ख़त्म कर दिया। जैसे कि क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना है, वहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने एक्सर्शन किया तो पेन तो स्टार्ट होगा, और उसके बाद जब आपने एक्सर्शन बंद किया, जब आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो पेन सबसाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपका एक्सर्शन पे पेन स्टार्ट होता है तो आप ये मत सोचो कि अरे पेन एक्सर्शन पे स्टार्ट होता है, नाउ दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ क्रॉनिक स्टेबल इंजन। नहीं, पर यहाँ पे पेन बंद ही नहीं हो रहा। वेन एवर देर इज़ अ सिजेशन ऑफ एक्टिविटी, पेन इज़ नॉट सबसाइडिंग। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस तरीके से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। First important thing, chronic stable angina. Pain is occurring at exertion. Pain is getting relieved by rest. Second is unstable angina, where pain is happening at rest only. Third important thing is myocardial infarction. Either it is non-ST elevation or ST elevation. Pain is happening at rest, and it will नॉट सबसाइड एट ऑल इवन विद द सिजेशन ऑफ एक्टिविटी। इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अगर इस कंडीशन को एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के साथ आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में पेन जो होता है वो रेस्ट पे होता है, डिफ्यूज चेस्ट पेन एट द रेस्ट। बाकी लीनिंग फॉरवर्ड से उसमें आराम मिलता है, और ब्रीदिंग से पेन जो होता है वो एग्रोवेट होता है। इस तरीके से यू कैन डिफ्रेंशिएट दिस कंडीशन फ्रॉम एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। One more thing I want to say is कि if you are finding any topic difficult in cardiology, you can comment in the comment section about the topic. So आप मुझे बता सकते हैं, and I will surely do in the next videos. My next video will be coming on the next Thursday, so you can tell me easily about those topics, okay? और जब भी आप टॉपिक्स पढ़ेंगे मेक श्योर कि आप अपने साथ एक नोटबुक रख रहे हैं। इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं हैरिसन से पढ़ा रही हूँ, सो यू नीड नॉट टू ओपन हैरिसन बुक नाउ। यू कैन स्टडी फ्रॉम द बुक्स यू आर स्टडिंग, एंड मैं इससे पढ़ा रही हूँ तो इट विल बी ईजी टू स्टडी। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द टेम्पोरल स्टेजेस ऑफ ST एलिवेशन MI। एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि आई विल को रिलेट द थिंग्स विद द ECG पैटर्न, कि आपको ST एलिवेशन MI में जो अलग अलग स्टेजेस हैं उसके साथ कैसे मिलेगा। तो अभी हम बात करते हैं टेम्पोरल स्टेजेस ऑफ ST एलिवेशन MI। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है दैट इज़ अक्यूट स्टेज, और वो एक्यूट स्टेज एग्जिस्ट करता है फ्रॉम द फर्स्ट फ्यू आवर्स, और इसी स्टेज में आपका स्मॉल क्यू वेव बनती है प्लस ST एलिवेशन होता है। और स्मॉल क्यू वेव इसलिए होती है बिकॉज योर मायोकार्डियम इज़ नॉट कम्प्लीटली डेड। अब जो सेकेंड स्टेज होती है दैट इज़ योर हीलिंग स्टेज, और इस हीलिंग स्टेज में क्या होती है, अब आपकी जो क्यू वेव है दैट इज़ योर कैपिटल क्यू वेव, ये एग्जिस्ट करता है फ्रॉम 7 days to 28 days। यहाँ पे आपकी कैपिटल क्यू वेव बनी के ST एलिवेशन होगा प्लस T वेव इन्वर्जन होगा। दिस इज़ ऑल्सो सब एक्यूट स्टेज। अगर आप हील्ड स्टेज की बात करते हैं जो मोर देन 28 डेज़ वाली हो गई है, मोर देन 29 days, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका कैपिटल क्यू वेव यानी क्रॉनिक स्टेज अब आ चुकी है। अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द नेक्स्ट थिंग जो कि है कार्डियक बायोमार्कर्स। तो कार्डियक बायोमार्कर्स मैंने आपको पहले बताया था कि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डायग्नोजिंग द केस। तो जब भी केस डायग्नोसिस करना है तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक सेंसिटिव है, राइट डाउन इट इन योर नोटबुक, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द केसेस लाइक जितनी भी आपको इन्वेस्टिगेशंस बुक में दिया, हम ऐसे इन्वेस्टिगेट नहीं करते कौन से टेस्ट स्पेसिफिक है, कौन से टेस्ट सेंसिटिव, हम इस तरीके से केस इन्वेस्टिगेशन के लिए देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोपोनिन T और ट्रोपोनिन I की। तो कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन T और कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन I, they remain elevated even after 7 to 10 days of ST elevation MI। तो अटैक के 7 से 10 दिन के बाद तक भी कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन T और ट्रोपोनिन I जो होते हैं वो एलिवेटेड रहते हैं, ठीक है। Troponin I or troponin T are highly sensitive, highly specific. They indicate the cardiac injury. If we talk about creatinine kinase, CKMB,
CKBB is about brain and CKMB means we are talking about heart. Okay, so it will return to baseline in 48 to 72 hours. तो अभी तक जो बेस्ट मार्कर्स हैं वो है ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी। मैंने पहले बताया दे आर हाईली सेंसिटिव एंड हाईली स्पेसिफिक। तो CKMB राइजेज विद इन 4 to 8 hours एंड रिटर्न्स टू बेसलाइन इन 48 to 72 hours। ठीक है, तो सबसे पहले जो कार्डिक बायोमार्कर जो राइज करता है दैट इज़ मायोग्लोबिन, बट वो पुअरली स्पेसिफिक होता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं HFABP यानी हार्ट फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन LDH की, तो ये LDH तो लेट राइज करता है, पुअरली स्पेसिफिक होता है। ये सारे पुअरली स्पेसिफिक हैं। ट्रोपोनिन आई और टी इज़ हाईली सेंसिटिव एंड हाईली स्पेसिफिक। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अलग अलग कार्डिक बायोमार्कर्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी मायोकार्डियल नेक्रोसिस को, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को। तो कौन से पुअरली सेंसिटिव है, कौन से हाईली सेंसिटिव है, यू हैव टू नोट डाउन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज, अगर हमें ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज देखनी है तो हम कैसे देखेंगे? वी विल सी इट थ्रू द इकोकार्डियोग्राफी। तो कार्डिक इमेजिंग यानी इकोकार्डियोग्राफी इज़ द बेस्ट टेस्ट जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी कोरोनरी आर्टरी कौन कौन सी ब्लॉक्ड हैं, कोरोनरी आर्टरीज कितना % ब्लॉकेज है, ये सब हम इकोकार्डियोग्राफी के थ्रू देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ कि ST एलिवेशन MI में आपको ST एलिवेशन मिलता है और नॉन ST एलिवेशन MI में आपको ST डिप्रेशन मिलता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये अब हम देखेंगे। लेट मी शो यू द पिक्चर। सो हेयर इज़ द पिक्चर। तो आप देख सकते हो जहाँ पे ST एलिवेशन है वहाँ पे एक ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट है। दूसरी जगह जहाँ आपको ST डिप्रेशन दिख रहा है वहाँ पे आपको कौन सा वाला इन्फार्क्ट मिल रहा है? सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट मिल रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, यहाँ आपको ST डिप्रेशन दिख रहा है, यहाँ पे फ्लो ऑफ इंजरी करंट का डायरेक्शन देखो सिर्फ अभी, और फिर आप ये ST एलिवेशन वाले में फ्लो ऑफ इंजरी करंट देखो, यहाँ पे आपको ST एलिवेशन मिल रहा है। चीज़ की यहाँ पे जो ST एलिवेशन है वो कॉन्वेक्स अपवर्ड्स है। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस पढ़ते हैं तो वहाँ पे ST एलिवेशन होता है लेकिन वहाँ पे कॉन्केव अपवर्ड्स होता है। तो कितना मिनी पॉइंट्स हैं जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो दो डिजीज़ के बारे में। दोनों में ST एलिवेशन पर यहाँ पे कॉन्वेक्स अपवर्ड्स और वहाँ पे आपको मिलेगा कॉन्केव अपवर्ड्स इन द केस ऑफ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। तो अभी आपको इस केस में आपको क्यू वेव्स मिलती है और मैं बताऊंगी आपको कि कैसे आपको इस केस में क्यू वेव्स मिलती है, क्यों आपको इस केस में क्यू वेव्स मिलती है, वो अब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि ST एलिवेशन MI का अगर आप डायग्राम देखते हो और नॉन ST एलिवेशन MI का डायग्राम देखते हो तो आपको फ्लो ऑफ इंजरी करंट अलग अलग डायरेक्शन में मिलेगा। अगर हम ST एलिवेशन MI की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग स्टेजेस मिलती हैं। सबसे पहली स्टेज जो होती है दैट इज़ हाइपर एक्यूट स्टेज, और इस हाइपर एक्यूट स्टेज में आपको टॉल T वेव्स मिलेंगी। अगर हम एक्यूट स्टेज की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको स्मॉल क्यू वेव मिलेगी और साथ में आपको ST एलिवेशन मिलेगा। सब एक्यूट स्टेज की बात करते हैं तो वहाँ आपको बड़ी वाली क्यू वेव मिलेगी, कैपिटल क्यू वेव प्लस ST एलिवेशन प्लस T वेव इन्वर्जन मिलता है। जब हम क्रॉनिक स्टेज की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको क्यू वेव्स मिलती है, यानी आप पूरी तरीके से मायोकार्डियम जो है वो डेड हो चुका है। तो ये हम पढ़ते हैं डिटेल में। पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्यों क्रॉनिक वाली स्टेज में जब वो चला गया तो ST एलिवेशन नहीं हो रहा है? क्योंकि एक बार जब इन्फार्क्ट बन चुका है, मायोकार्डियम मतलब डेड हो चुका है, तो कोई भी इंजरी करंट नहीं होगा, तो देयर विल बी नो ST एलिवेशन। ठीक है, इसलिए क्रॉनिक स्टेज में जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है और वो बोलता है कि पहले उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ था, या फिर वो बोलता ही नहीं है, आप उसके ECG देखते हो आपको सिर्फ क्यू वेव्स मिलती है, तो आप समझ जाते हो इसको पहले एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक हार्ट अटैक इसको आया था। तो क्या होता है कि आप ये कैसे पता करते हो? अब क्यों हमें ST एलिवेशन इस केस में नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि कोई इंजरी करेंट ही नहीं है, क्योंकि इन्फार्क्ट बन चुका है, मायोकार्डियम पूरी तरीके से डेड है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स बनती ही क्यों है? तो एक बारी जब डेड मायोकार्डियम होता है
तो कोई इंजरी करंट नहीं हो रहा। अब आप एक इमेजिन करो कि आपकी आंखों के सामने एक दीवार है, ठीक है। अब आप दीवार के आसपास तो देख नहीं सकते हो। इसी तरीके से डेड मायोकार्डियम जो है वो कैसे एक्ट कर रहा है। अभी दीवार में अगर एक खिड़की है तो आप आसपास देख सकते हो, आर पार देख सकते हो चीज़ों को। तो अब आप क्या कर सकते हो, ये डेड मायोकार्डियम एक इलेक्ट्रिकल विंडो की तरह काम करता है। तो इसकी वजह से जब आप लीड लगाते हो वहाँ पे V5 V6 में या फिर V1 V2 में, तो आप जो मायोकार्डियम के जो दूसरे पार्ट है वहाँ पे डीपोलराइजेशन देख सकते हो, और इसीलिए आपको मिलती है पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स। आप समझे कि एक दीवार जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, बट अगर एक विंडो है तो हम उसके आर पार देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास मायोकार्डियम जो डेड है वो एक इलेक्ट्रिकल विंडो की तरह काम करती है, तो आप दूसरे पार्ट ऑफ द मायोकार्डियम में देख सकते हैं कि क्या चीज़ क्या डीपोलराइजेशन हो रहा है, और वही डीपोलराइजेशन लीड देखती है, और इसी की वजह से क्रिएट होता है पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स। तो रिमेंबर कि पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स, द कैपिटल क्यू वेव्स यू विल सी इन द केस ऑफ द क्रॉनिक केस ऑफ MI, ओके, क्रॉनिक केस ऑफ ST elevation MI। You are not going to see any ST elevation, लेकिन acute stages में, सब acute stages में you are going to see the ST elevation। हाइपर एक्यूट स्टेज में क्योंकि हाइपर कैलेमिया होता है इसीलिए आप देख सकते हो टॉल टी वेव्स। तो देर आर 4 stages। द फर्स्ट स्टेज इज हाइपर एक्यूट स्टेज वेयर यू विल सी द टॉल टी वेव। सेकेंड स्टेज इज एक्यूट स्टेज, यहाँ पे मायोकार्डियम कम्प्लीटली डेड नहीं है इसीलिए आप स्मॉल क्यू वेव देखोगे। इसके साथ साथ आप ST एलिवेशन बिकॉज ऑफ द इंजरी करेंट्स। थर्ड इज सब एक्यूट स्टेज जहाँ पे आप कैपिटल क्यू वेव प्लस ST एलिवेशन प्लस टी वेव इन्वर्जन देखोगे। एंड फोर्थ स्टेज इज क्रॉनिक स्टेज जहाँ पे आप कैपिटल क्यू वेव्स देखोगे। तो आई होप ये ECG कंसेप्ट जो है मायोकार्डियल इन्फाक्शन ST एलिवेशन MI का वो आपको समझ आ गया हो। अब हम पढ़ते हैं इसका मैनेजमेंट, दैट इज़ परक्यूटेनियस इंटरवेंशन PCI। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन का जो गोल्डन पीरियड होता है वो फर्स्ट आवर, विद इन फर्स्ट आवर इज द गोल्डन पीरियड फॉर मायोकार्डियल इन्फाक्शन। इस पीरियड के दौरान पर्सन कैन डाई सडनली ड्यू टू सडन कार्डियक डेथ। तो इसीलिए फर्स्ट आवर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट मायोकार्डियल पेशेंट में सडन कार्डियक डेथ होने के क्या क्या कॉजेज होते हैं, तो सबसे पहला होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन यानी टेकाएराथमियाज, और दूसरा होता है मोबिट्स टू हार्ट ब्लॉक। अगर आपको हार्ट ब्लॉक्स और टेकाई कार्डिया और ब्रेडी एरिथमिया के बारे में आपको अगर पढ़ना है तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई कैन टीच यू इन डिटेल अबाउट द हार्ट ब्लॉक्स, एट्रोवेंट्रिकुलर हार्ट ब्लॉक्स एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो इसकी वजह से पोस्ट मायोकार्डियल पेशेंट्स में सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो ट्रोपोनिन आई होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे में राइज करती है, अभी भी मैंने आपको बताया था। तो अब जब तक पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है ऐसा भी हो सकता है कि आपको ट्रोपोनिन लेवल्स नॉर्मल मिले। अगर हम पढ़ते हैं परक्यूटेनियस इंटरवेंशन जिसको बैलून एंजियोप्लास्टी भी बोला जाता है, इसको ST एलिवेशन MI का ये मैनेजमेंट है। तो ये within 90 minutes of patient arriving in hospital it is ideally done, but the bad news is कि atherosclerotic process is still in the blood vessel. There is high probability कि atherosclerotic plaque might result in the development of MI at the same site। अगर आपने कर भी दिया उसके बाद भी भैया ये दोबारा हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए हम स्टैटिन्स देते हैं और स्टेंट, ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे होता है ये परक्यूटेनियस इंटरवेंशन, तो एक गाइड वायर विल नेविगेटेड अप फ्रॉम रेडियल आर्टरी टू सबक्लेवियन आर्टरी टू एओर्टा टू राइट coronary artery, and then the balloon will be inflated. Force of the balloon will destroy the clot and there will be revascularization। पर वही है कि अगर हमने ये सब करवा दिया और उसके बाद भी फिर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक वहाँ पे बन जाए तो आप कैसे इसको प्रिवेंट करोगे, तो यू विल यूज़ ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स, यू विल गिव पेशेंट द स्टैटिन्स। अब हम बात करते हैं सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि परक्यूटेनियस इंटरवेंशन जो है वो तो आप ST एलिवेशन MI में
करवा रहे हैं। लेकिन क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना का क्या, वहाँ पे भी हमारा एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक फॉर्मेशन है, उसको भी तो हटाना है। तो उसके लिए क्या चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, क्या मैनेजमेंट उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं वो बताऊंगी। लेकिन एसटी एलिवेशन एमआई में थ्रोम्बोलाइसिस की जाती है या फिर परक्यूटेनियस इंटरवेंशन किया जाता है। नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में हम एंटी कोगुलेंट्स देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब ओबेसिटी, क्योंकि मैंने पहले बताया था मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर दिस। एंड पेशेंट ओबीज रहते हैं तो फिज़िकल एक्सरसाइज करना, जो आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत कम हो गया है, फिज़िकल एक्सरसाइज करना एटलीस्ट 90 to 120 मिनट्स ऑफ द एक्सरसाइज पर वीक। वेट लॉस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। BMI शुड ऑलवेज बी लेस देन 25। और अपनी डाइट अच्छी रखना, न्यूट्रिशियस फूड खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरटेंशन है तो डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन इज़ टू रिड्यूस सोडियम इन योर डाइट एंड टू इंक्रीज पोटेशियम इन योर डाइट। इसके अलावा स्मोकिंग को कम करना। स्मोकिंग इज़ कॉज ऑफ वेरियस डिजीज़, इट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर वेरियस डिजीजेस। सो ट्राई कि आप स्मोकिंग को रिड्यूस करो और रिड्यूस करते करते उसे ख़त्म कर दो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज़, जो मैं इतनी देर से बोल रही थी कि एसटी एलिवेशन एमआई में तो हम परक्यूटेनियस इंटरवेंशन करा सकते हैं, पर हम इस केस में क्या करवाएं, दैट इज़ रोटाब्लेटर एथरेक्टमी। रोटाब्लेटर एथरेक्टमी इज़ डन इन द केसेस ऑफ क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना। दिस इज़ डन टू फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ द नैरोड आर्टरी। तो दिस इज़ द डिफरेंस कि अगर हमें परक्यूटेनियस इंटरवेंशन यानी बैलून एंजियोप्लास्टी करवानी है तो हम वो एसटी एलिवेशन एमआई में कराते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस करवाते हैं। और अगर हमें क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना का मैनेजमेंट देखना है तो दैट इज़ योर रोटाब्लेटर एथरेक्टमी। तो दिस इज़ द मैनेजमेंट part of the acute coronary syndromes and chronic stable angina. I hope you have learned कि कैसे हम ECG में differentiate करते हैं in the case of myocardial infarction, in the case of chronic stable angina, कैसे हम chest pain को differentiate कर रहे हैं, कैसे chest pain जो हमारा इस ischemic heart disease में आ रहा है उसको हम बाकी rest of the conditions जो चाहे हार्ट की हो, लाइक एक्यूट पेरिकार्डाइटिस या फिर कोई रेस्पिरेटरी कंडीशन से आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन डिफरेंशियल्स ऑफ चेस्ट पेन यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और आपको, जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला था कि आपको बताना है लिवाइन साइन के बारे में इन द कमेंट सेक्शन। Also once go through the ECG, the waves, the segments, the intervals, what is ST segment, please learn and please once go through the ECG part, then only you can understand कि क्यों यहाँ पे ST elevation हो रहा है, क्यों यहाँ पे ST depression हो रहा है। You will understand it better, और कितना depression कितना elevation ये सब आपको पढ़ना है अच्छे से। I hope you will love this video, and if you're liking the content, please like, share, subscribe Khan's Academy. Also don't forget to like the video, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो देख लेते हो और लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ लाइक करो एंड उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।